नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज किस्सा राजेश खन्ना का, लेकिन वो किस्सा आपको सुनाएं उससे पहले किस्से की धार आप समझिए और समझिए गाने के एक मुखड़े से। और गाना है ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। ये फिल्म अमर प्रेम का गाना है जो राजेश खन्ना पर फिल्माया गया है, लेकिन ये जो शब्द हैं ये राजेश खन्ना की निजी जिंदगी पर भी लागू होते हैं। जब उनकी फिल्में बैक टू बैक असफल होने लगीं, यानी कि जो कामयाबी उन्होंने 15-17 सुपर डुपर हिट फिल्में देकर बनाई थी, हासिल की थी, जो मुकाम खड़ा किया था, वो मुकाम डगमगाने जब लगा, तब राजेश खन्ना शायद खुद से भी ये पूछने लगे थे कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। बॉक्स ऑफिस पर लगातार 15 बेहद सफल फिल्मों का खुमार और हर रोज खुदा से मुकाबला किया जाना किसी भी आम आदमी को बिना छुए नहीं रहता। बहुत से लोग मानते हैं कि राजेश खन्ना की बेमिसाल कामयाबी ने उनको बहुत ज्यादा बदल दिया था, लेकिन ये वो लोग थे जो असली आदमी को ठीक से जानते ही नहीं थे। राजेश खन्ना की असाधारण सफलता की तरह ही उनकी नाकामयाबी ने भी खुद राजेश खन्ना की बजाय उनके आसपास के लोगों को ज्यादा बदल दिया। इसमें शक नहीं कि जिस प्रकार की सफलता राजेश खन्ना ने 2-1 वर्षों में देखी थी, वो कई किस्म के बदलाव लाती। लेकिन यह बात भी सच है कि चाहे उनके व्यक्तित्व में थोड़ा बहुत बदलाव आया हो, राजेश खन्ना दरअसल जैसे थे वैसे ही बने रहे। उनकी जान पहचान के लोग वे भी जो फिल्म जगत से नहीं थे और जो उन्हें उनके सुपरस्टार बनने से वर्षों पहले से, उनके दौरान और बाद में भी जानते थे उनकी शख्सियत किस किस्म की थी, इसकी कसम खाते हैं। वकील श्याम केशवानी, जिन्हें शक्ति सामंत ने राजेश खन्ना से मिलवाया था, एक इंटरव्यू में सालों बाद वो कहते हैं कि राजेश खन्ना अपने परिवार की तरह रेलवे ठेकेदार बन सकते थे या फिर एक क्लर्क बन सकते थे, और फिर वो वैसे ही रहते जैसे उनका पूरा परिवार था। केशवानी का मानना है कि राजेश खन्ना हमेशा से वैसे ही अविवेकी थे, बहुत दिमाग नहीं लगाते थे, दिल से सोचते थे। जैसे लोगों के अनुसार वो आराधना के बाद आने वाली सफल फिल्मों की श्रृंखला के बाद हो गए थे। कामयाबी में उनकी तरफ रवैया बदल दिया था और जब तक हिट फिल्में आती गईं, कोई उनके उतावलेपन का उतना बुरा नहीं मानता था। वो कहते हैं ना, दूध देने वाली गाय की तो लात भी लोग सह लेते हैं। हालांकि किसी को कुछ भी रचने और सफल होने के लिए काम करना पड़ता है, कईयों को उसे कायम रखने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन राजेश खन्ना इस तरह के निकले कि उन्होंने जो सफलता पाई उसे बचाकर रखने की जहमत कभी नहीं की। उन्हें लगा कि यह सिलसिला चलता रहेगा ताउम्र। सच कहें तो ऐसा लगता है कि जैसे वो उसे तबाह करने पर तुले हुए थे। फिल्में औने पौने भाव पर वो साइन कर रहे थे, ना कहानी देख रहे थे, ना कास्टिंग देख रहे थे, ना डायरेक्टर को देख रहे थे। राजेश खन्ना के पतन को तेजी से लाने में जो सबसे बड़ा तत्व था वो था उनका सलीम जावेद के साथ रिश्तों में तनाव। हालांकि बाद के दिनों में सलीम जावेद अलग अलग कहानी भी इसकी बताते हैं, लेकिन तब भी उस दौर में यह माना गया कि सलीम जावेद से जो राजेश खन्ना ने दुश्मनी मोल ली थी, और सलीम जावेद ने जो एक तरीके का बैन लगा दिया था कि हम राजेश खन्ना के लिए नहीं लिखेंगे, इसने भी काका को बहुत नुकसान पहुंचाया। एंग्री यंग मैन यानी अमिताभ बच्चन का आगमन, सलीम जावेद के सबसे बड़े किरदार को निभाना भी राजेश खन्ना को इतना परेशान न करता जितना इस जोड़ी के राजेश खन्ना के साथ काम न करने के फैसले पर अड़े रहने ने किया। यानी कि राजेश खन्ना इस बात से परेशान नहीं थे कि अमिताभ बच्चन को उन्होंने एंग्री यंग मैन के तौर पर बनाया, उनके लिए कहानी गढ़ी, जंजीर से शुरू करें तो दीवार, शोले और तमाम फिल्में हैं। ये बात राजेश खन्ना को इतनी परेशान नहीं कर रही थी जितनी परेशान ये बात कर रही थी कि सलीम जावेद ने यह कसम खाई थी कि वो राजेश खन्ना के लिए कभी काम नहीं करेंगे। और सलीम खान को राजेश खन्ना एक मुश्किल आदमी के रूप में याद है, और वो उनकी ये खासियत उनके प्रोफेशनल लाइफ से भी आगे जाती है, ये बात वो कहते हैं।
और एक इंटरव्यू में सलीम खान बात के दिनों में कहते हैं कि उनके साथ काम करना मुश्किल था, क्योंकि पता नहीं होता था कि वो अगले ही पल क्या करेंगे और या फिर कैसे पेश आएंगे। सलीम खान का कहना है कि उनकी राय में कई बार कम या औसत प्रतिभा वाले लोगों को भी लंबा सफल करियर मिल जाता है, लेकिन प्रतिभा के बावजूद भी राजेश खन्ना अपनी असुरक्षा की भावना से उबर नहीं पाए और सब कुछ तबाह होने दिया। यह समझना आसान है कि राजेश खन्ना एक सफल आदमी तो थे, लेकिन असफल कैसे हो गए। सलीम खान कहते हैं कि एक कमरे में 10 लोगों का तस्वुर कीजिए कि 10 लोग बैठे हैं, जिनमें से 9 आपके तारीफ में जमीन आसमान एक कर रहे हैं और 10वें से काका खुद ब खुद निहायत बुरे की उम्मीद करते, जो शायद महज इसलिए चुप हो कि वो इतनी हंसी दिल्लगी में यकीन नहीं रखता या फिर वो उस शख्स से बातचीत कम कर देते। ये उनका तरीका था। और सलीम खान कहते हैं कि बताइए ऐसे में हां में हां आखिर कब तक मिलाई जाए। यह समझना दुश्वार है कि क्यों उस वक्त के सबसे लोकप्रिय लेखकों ने, जिन्हें उस वक्त के सबसे बड़े सुपरस्टार ने ही खोजा था, खुद हाथी मेरे साथी में बड़ा मौका बाय नेम राजेश खन्ना ने सलीम जावेद को दिया, लेकिन बावजूद इसके सलीम जावेद ने राजेश खन्ना का साथ छोड़ दिया, और वो भी तब जब उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जो तनख्वाह पहले सिप्पी फिल्म्स में सलीम जावेद को मिलती थी, उससे कई गुना ज्यादा हाथी मेरे साथी में मेहनताना सलीम जावेद को राजेश खन्ना ने दिलवाया था। अब यह समझना दुश्वार है कि क्यों उस वक्त के सबसे लोकप्रिय लेखक रहे सलीम जावेद ने उन्हें छोड़ दिया, उनके लिए कुछ खास लिखने के बारे में नहीं सोचा। और सलीम खान के मुताबिक सलीम जावेद की कामयाबी ने उन्हें वैसी पटकथा लिखने की आजादी दी जिसमें उन्हें दिलचस्पी थी, और उनके मजमून राजेश खन्ना के लिए सही नहीं थे। हालांकि सलीम खान इस बात से इनकार नहीं करते कि उनकी जोड़ी और राजेश खन्ना के बीच एक अनदेखा सा तनाव था, फिर भी वो इन अफवाहों को खारिज करते हैं और उन्होंने और जावेद अख्तर ने इस बात के लिए कोई खास कोशिश नहीं की कि राजेश खन्ना उनकी फिल्मों का हिस्सा ना हो। ये बाद में वो उस पर मुलम्मा चढ़ाते हैं। अपनी तरफ से राजेश खन्ना ने एक से ज्यादा मौकों पर सलीम जावेद की सिफारिश की, लेकिन बात बनी नहीं, और जब बात नहीं बनी तो फिर बात बिगड़ने लगी। निर्माता एफसी मेहरा लगभग 1 दशक पहले राजेश खन्ना को ढूंढ निकालने वाले फिल्म फेयर यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स कॉम्बाइंड टैलेंट हंट के पैनल सदस्य थे। इसके अलावा कई और बातों में भी वो शक्ति सामंत के समान। शक्ति सामंत की तरह ही मेहरा को भी अपने मनपसंद सितारे के साथ ही काम करना भाता था, और जब से उन्होंने 1958 में अपनी निर्माण कंपनी ईगल फिल्म शुरू की, वो शम्मी कपूर के साथ 5 फिल्में बना चुके थे। पैनल के दूसरे सदस्यों की तरह ही एफसी मेहरा के पास हमेशा राजेश खन्ना को किसी फिल्म में लेने का चुनाव होता था, लेकिन उन्होंने इस सुपरस्टार को लेकर फिल्म बनाने के बारे में सोचा ही नहीं जब तक शम्मी कपूर ने डायरेक्टर बनने का फैसला नहीं ले लिया। वो शम्मी के साथ ही फिल्में बनाते थे। हीरो के तौर पर अपने दिनों के बीत जाने पर शम्मी कपूर एक फिल्म लेकर आए, मनोरंजन, जो साल 1974 में आई, और उसके साथ उन्होंने निर्देशक बनने की तैयारी की। इसका निर्माण एफसी मेहरा उनके लिए कर रहे थे, और यह फिल्म बिली बिल्डर के इरमा द लूज, जो साल 1963 में आई थी, उसका रीमेक थी। और इसके लिए शम्मी कपूर की पहली पसंद वही अदाकार था जिसने कुछ साल पहले ठीक उनकी नाक के नीचे से दर्शकों को जीत लिया था, यानी कि राजेश खन्ना। नायक के रूप में शम्मी कपूर की आखिरी कुछ फिल्मों में से एक होने के अलावा अंदाज उन पहली फिल्मों में से एक थी जिनमें एक सितारे के तौर पर राजेश खन्ना की दिलकशी को उसकी पूरी शान में देखा गया। शम्मी कपूर वेस्टर्न द्वारा निर्मित उस संगीत प्रधान फ्रांसीसी फिल्म से आकर्षित थे जो उन्होंने सालों पहले देखी थी, और उसमें मुख्य भूमिका करना चाहते थे, लेकिन जब तक वो फिल्म हकीकत बन पाती, वो जानते थे कि उनकी जवानी बहुत पीछे छूट चुकी है। उन्होंने उस संगीत प्रधान फिल्म के अपने रूपांतर में राजेश खन्ना के बारे में सोचा कि वो राजेश खन्ना को लें। जब उन्होंने इसका रीमेक बनाया, वो फिल्म जो हिंदी सिनेमा के आम कायदे से हटकर जिस्म के कारोबार पर बेहद हल्के फुल्के बल्कि उथले ढंग से नजर आने वाली थी। एक सीधे साधे सिपाही का अंदाज अदा करने को लेकर उत्तेजित राजेश खन्ना शम्मी कपूर के इस पागल नटखट
रीमेक का हिस्सा बनने का इंतजार कर रहे थे और लेखक के रूप में सलीम जावेद के नाम का सुझाव दे दिया। लेकिन शम्मी कपूर ने पहले ही एक अनुभवी लेखक अबरार अलवी, जो बड़े राइटर थे, उनके साथ काम करना शुरू कर दिया, जिनका नाम प्यासा, कागज के फूल और साहिब बीवी गुलाम जैसी गुरदत की क्लासिक फिल्मों से जुड़ा था। और उन्हें राजेश खन्ना के सुझाव में कोई दिलचस्पी नहीं थी। राजेश खन्ना फिर भी सलीम जावेद की सिफारिश करते रहे और यह सुझाव भी दिया कि जब तक अबरार अलवी कहानी पूरी करते हैं तो वो जोड़ी इस पटकथा पर काम कर लेगी। लेकिन शम्मी कपूर को ऐसा कुछ मंजूर नहीं था और उन्होंने राजेश खन्ना की जगह बाद में फिर संजीव कुमार को ले लिया। जहां राजेश खन्ना सलीम जावेद को अपनी फिल्मों के साथ जोड़ना चाहते थे, अब इस बात को आप देखिए, वहीं दूसरी ओर सलीम जावेद राजेश खन्ना के साथ काम ही नहीं करना चाहते, वहीं वो दोनों अपनी ही करना चाहते थे। सलीम जावेद औरों की तरह राजेश खन्ना की तेज मिजाजी को सहने के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि वे रिश्ते को जितना पेशेवर ढंग से रख सकते थे उन्होंने रखा। अब शक्ति सामंत ने कोश्ती कबीले के सरदार पाले खान के जीवन पर एक फिल्म बनाने की सोची, जिसने तीसरे दशक में उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई ली थी। एक बायोपिक थी और मुख्य किरदार के लिए राजेश खन्ना उनकी पसंद थे। तो एक बार फिर राजेश खन्ना ने सलीम जावेद का सुझाव दिया कि साहब फिल्म उनसे लिखवाइए, वो काबिल राइटर हैं। और शक्ति सामंत उन्हें मिलने के लिए मान भी गए, लेकिन उन्होंने और किसी लेखक को जुबान दे रखी थी। दोनों सामंत से मिले और उस ख्याल का सार सुन लिया जिसमें सामंत को प्रेरित किया था। कहानी सुनने के बाद उन्होंने शक्ति सामंत से कहा कि चूंकि पाले खान एक एक्शन फिल्म थी और वो राजेश खन्ना के लिए सही नहीं थी, शक्ति सामंत को नायक के लिए धर्मेंद्र जैसे किसी के बारे में सोचना चाहिए। जैसे ही सलीम जावेद ने प्रोजेक्ट छोड़ा, यह ख्याल भी शक्ति सामंत ने छोड़ दिया। यानी कि राजेश खन्ना चाहते थे कि सलीम जावेद इस फिल्म को लिखें और सलीम जावेद चाहते थे कि यह फिल्म में राजेश खन्ना ना हो, धर्मेंद्र को लिया जाए। अब शक्ति सामंत को जब यह ख्याल सलीम जावेद ने बताया तो फिर उन्होंने ये प्रोजेक्ट ही छोड़ दिया और एक दशक के बाद यह फिल्म बनी। जैकी श्रॉफ के बागी का किरदार निभाने के बाद हालांकि इस तरह की कई फिल्में राजेश खन्ना के लिए ठीक नहीं बैठी। उन्होंने उनका इतना नुकसान नहीं किया जितना उस अगली फिल्म ने, जिसे लेखकों की जोड़ी ने लिखा, जिसमें राजेश खन्ना को लिया जा सकता था लेकिन राजेश खन्ना को नहीं लिया गया, और वो फिल्म थी दीवार। दीवार जिसमें राजेश खन्ना हो सकते थे, लेकिन सलीम जावेद ने एक बार फिर राजेश खन्ना को निकालकर बाहर कर दिया। ये हम नहीं कह रहे, ये उस दौर में तमाम फिल्म मैगजीन्स और गॉसिप्स में ये बातें कही जाती थी। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।